नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। पैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 6 NCERT पढ़ रहे थे। चैप्टर 7 में हम पहुंच चुके हैं। चैप्टर का नाम है अशोका, द एम्परर हु गिव अप वॉर। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। एक बच्ची है रोशन, इसको अपने बर्थडे पर इसके दादाजी से एक नोट मिलता है और नोट पर क्या छपा हुआ है? सेट ऑफ लाइंस ऑन द लेफ्ट। हम सभी देखते हैं, कुछ सिक्कों पर भी होते हैं पीछे की साइड पे और नोट पर भी होता है। ये सेट ऑफ लाइंस होते हैं, 3 लाइन इस तरीके के। नीचे ये इन्वर्टेड कमल है, पर बीच में चक्र है, अशोक चक्र, जो हमारे झंडे में भी होता है। ठीक है, तो ये अशोका जो एम्परर है उसने बनवाया था, इसीलिए इसको कहा जाता है। ये अशोक चक्र भी होता है, ये लाइन्स हैं, ये नोट पर मिलते हैं। तो अशोका जो रूलर है उन्होंने बनवाए थे। कब बनवाए थे? The lines that we see on our notes and coins have a long history. They were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at Sarnath. ये जो स्टोन पिलर पर बने हुए, स्टोन से बने हुए शेर है, ये कहाँ पर है? सारनाथ में है। सारनाथ के बारे में हमने पिछले चैप्टर में सुना था। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला संदेश दिया था। तो उस संदेश को ही बताने के लिए कि ये चारों दिशाओं में फैले, इसीलिए ऐसे 4 शेर हैं। पीछे की तरफ का दिखता नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे। तो ये जो शेर हैं, ये उस चीज को बताने के लिए अशोका ने सारनाथ में बनवाए थे। ठीक है, किससे बने हैं? स्टोन से बने हैं। और किसके ऊपर है? एक स्टोन का पिलर है, इसके नीचे ना बहुत लंबा स्टोन का पिलर है और उस स्टोन पर कार्विंग्स हैं, मतलब इंस्क्रिप्शन है, लिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है पत्थर पर या फिर हार्ड सरफेस पर जब कोई चीज खुदवाई जाती है, खुदवा कर लिखवाई जाती है उस पर, उसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो कहा गई अशोका was one of the greatest rulers known to history, and on his instructions inscriptions were inscribed on pillars. बहुत ज़्यादा अशोका को जाना जाता है इसके लिए कि इन्होंने अपने जो संदेश हैं, इतिहास का पहला ऐसा राजा है जिन्होंने अपने फिलोसफिकल संदेश लोगों के लिए पत्थरों पर खुदवाए थे, पिलर्स पर खुदवाए थे। मतलब कुछ तो पिलर्स पर हैं, स्टोन के पिलर्स पर हैं, और कुछ रॉक पर है। अब वो रॉक पर या हार्ड सरफेसेस पर क्यों खुदवाए थे? ताकि ये चीज़ें लोगों को हमेशा के लिए याद रहें। ऐसे जो इनसे पहले भी लोग राजाओं ने पत्थरों पर अपनी इंस्क्रिप्शन खुदवाए हैं, लेकिन उन पर खुदवाया क्या है? अपनी अचीवमेंट्स खुदवाई हैं। मतलब इनके बाद भी खुदवाई हैं कि अपनी अचीवमेंट्स के, मैंने ये राज्य जीता, मैंने ये लेक बनवाई है, मैंने इसका निर्माण करवाया है, ये सब होता है। जैसे हम अभी भी करते हैं ना कि कोई दान देते हैं तो वहां पर अपना नाम छपवा देते हैं कि हमेशा के लिए लोग देखें। लेकिन इन्होंने क्या खुदवाया था? इन्होंने वो संदेश खुदवाए, वो फिलोसफिकल बातें, लोगों को अच्छे संदेश, अच्छी बातें जो सभी तक पहुंचनी चाहिए, उनको इन पर खुदवाया था। ठीक है, वाई हिज किंगडम वॉज कॉल्ड एन एम्पायर। अब ये हम आगे पढ़ेंगे कि इनका जो राज्य है वो एम्पायर क्यों कहते हैं, उसको किंगडम क्यों नहीं कहते हैं। क्योंकि ये किंग थे, तो एक्चुअल में इनको किंग की बजाय, मतलब राजा थे तो राजा की बजाय इनको एम्परर क्यों कहते हैं, और इनका जो राज्य है उनको एम्पायर क्यों कहते हैं, ये हम आगे देखेंगे। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। अब इन्होंने जिस एम्पायर पर, जिस साम्राज्य पर ये राज कर रहे थे, वो उनकी स्थापना इनके दादाजी ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य जिनका नाम था। कब? आज से 2300 साल पहले। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट देखें तो 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके अशोका के दादाजी थे। ठीक है, कैसे की थी? चाणक्य इनका एक मंत्री था, वैसे इनके गुरु थे। पहले उन्होंने इनको शिक्षा दी थी और फिर बाद में इनके साम्राज्य की, इनकी सहायता से, दोनों ने, चाणक्य और चंद्रगुप्त ने, ठीक है, इन्होंने साम्राज्य की स्थापना की और उसके बाद चाणक्य इनके मंत्री बन गए। तो चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है।
तो चाणक्य ने के जो आइडियाज थे राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक चीज़ों से रिलेटेड, मतलब इकोनॉमी और पॉलिटिकल आइडियाज जो थे चाणक्य के, वो इन्होंने अपनी एक बुक में लिखे हैं, अर्थशास्त्र उसका नाम दिया है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र was written by चाणक्य, who was the minister of चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना इसको। ओके, डायनेस्टी। अब डायनेस्टी, व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, जब एक ही फैमिली के लोग, ठीक है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हुए एक के बाद एक राजा बनता है, यानी कि राजा का बेटा वो राजकुमार होता है, वो राजा बनता है, फिर उसका बेटा फिर राजा बनता है, उसी का बेटा राजा बनता है, उसी का बेटा राजा बनता है, ऐसे राजा जब बेटा उनका पावर को लेता जाता है उसको बोलते हैं डायनेस्टी, जिसके हाथ में पॉलिटिकल पावर्स वन बाय वन जाती जाती हैं एक ही फैमिली के हाथ में, उसको बोलते हैं डायनेस्टी। तो डायनेस्टीज मतलब जैसे मगध है, मगध पे मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना हुई 321 बीसी में। उससे पहले कौन सी डायनेस्टी थी? उससे पहले थी नंद डायनेस्टी, यानी कि नंद वंश के लोग, उनका बेटा राज्य कर रहे थे। उससे पहले हर्यंका डायनेस्टी थी नंद वंश से पहले। तो बिंबिसार जो राज्य था, और अजात शत्रु जिनके पिता थे, तो उन्होंने पहले किया था, जो कि बुद्ध के समकालीन थे, मतलब जो बुद्ध भगवान थे उस समय पर जो मगध पे राजा था वो अजात शत्रु और बिंदुसार थे। उसके बाद आई नंद डायनेस्टी और उसके बाद आई मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है। मौर्यस वॉज अ डायनेस्टी, तो मौर्यस भी एक डायनेस्टी है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक है, फिर उनका बेटा आया था बिंदुसार और उनका बेटा था अशोक, और उसके बाद और भी बने, पर मेन जो है वो ये हैं जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी को, जितना हम जानते हैं मैप में पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैली हुई, वो इन तीनों ने फैलाया था उतना। ठीक है, the places where inscriptions of Ashoka have been found are marked with red dots। अब आगे हम ये मैप देखेंगे जिसमें वो प्लेसेस हैं जहां पर अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शंस खुदवाए थे, रखवाए थे। ठीक है, तो क्योंकि इनका जो राज्य है वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था, बस यहाँ पर साउथ में थोड़ा सा केरला इधर आता है और ये आता है तमिलनाडु, तो इधर का जो पार्ट है थोड़ा सा तमिलनाडु और आज का थोड़ा सा केरला आधा, इस पार्ट को छोड़कर थोड़ा सा यहाँ पर बाकी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इनका राज्य था यहाँ पर। ठीक है, तो इन जगह पर ये आज का जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों कांधार वहां तक मौर्यन एम्पायर फैला हुआ था। तो इन जगहों पर ये जो लाल डॉट है यहाँ पर है, शोइंग द प्रिंसिपल सिटीज एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड। कुछ हैं ये ऐसे बहुत सारे हैं, कांधार, लंपक, मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, कालसी, टोपरा, बहापुर, मेरठ, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया, अराराज, सारनाथ, इलाहाबाद, गुज्जर, कौसाम्बी, रूपनाथ, सांची, पंगुरारिया, गिरनार, सोपारा, सारनाथ, मस्की, गिरागुड़ी, ब्रह्मगिरी एंड धौली और जौगढ़, ये सब है जहाँ पर इन्होंने स्टोन पे या पिलर्स पे अपने इंस्क्रिप्शंस खुदवाए हैं। और ये जो ब्लैक डॉट्स हैं पाटलिपुत्र, ये है उनकी कैपिटल, मौर्यन एम्पायर की राजधानी पाटलिपुत्र, और तक्षशिला और उज्जैन ये प्रोविंशियल कैपिटल्स, मतलब वो जगह और दूसरी और ऐसी सिटीज या कैपिटल्स, सब कैपिटल्स टाइप, जहाँ से इन पूरे प्रोविंस को या इस जगह को कंट्रोल किया जाता था। क्योंकि एम्पायर इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली इस कोने से यहाँ से तो पूरा का पूरा मैनेज नहीं होगा, तो बाकी जो मेन कैपिटल्स थी तक्षशिला और उज्जैन यहाँ से होता था। ठीक है, थोड़ा ऊपर आते हैं यहाँ पे वापस। There were several cities in empire marked with black dots on the map. These include the capital पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। अब जो तक्षशिला है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ का गेटवे है, मतलब नॉर्थ वेस्ट जो और आगे कंट्रीज हैं दूसरी जैसे पर्शिया और रोमन एम्पायर, वहाँ पर जो ट्रेड है वहाँ से आना जाना है वो तक्षशिला से होता था, वहाँ का मैनेजमेंट तक्षशिला से होता था। और दूसरा उज्जैन का क्या होता था, उज्जैन किसके लिए थी, ये विद इन द सब कॉन्टिनेंट, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ आने जाने में जो मेन बीच में मेन सिटी पड़ती है वो उज्जैन पड़ती थी, तो उसको वहाँ की सेंटर मैनेजमेंट का गवर्न
करने का सेंटर वो उज्जैन को बनाया था। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स, मतलब जो बड़े बड़े साहूकार हैं या ट्रेडर्स हैं, अमीर लोग हैं, या फिर ऑफिशियल्स मतलब मेन ऑफिशियल्स हैं जो वहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं उस सेंटर से, या फिर बड़े बड़े क्राफ्ट पर्सन्स हैं, वो इन सिटीज़ में रहते थे। अभी भी देखो तो अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो वो कहाँ रह रहा है, वो उन जगह पर रह रहा है जहाँ से उनका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो होगा, जैसे बम्बई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, ठीक है, बेंगलोर है, ऐसी सिटीज़ में वो लोग रहेंगे। ठीक है, किसी छोटी सिटी में तो नहीं रहेंगे, कोई बड़ा बिजनेस टाइकून है सपोज आज के टाइम पे भी, तो पहले भी सेम ऐसे ही था। जो बड़े लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, मर्चेंट्स हैं, क्राफ्ट पर्सन्स हैं, जो इकोनॉमिक या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग हैं, वो इन कैपिटल सिटीज में रहते थे। और बाकी जगह पर क्या, इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, और बाकी जगह छोटे शहर हैं या फिर विलेजेस होते थे जहाँ पर लोग मतलब आम लोग, बाकी जो जनता है वो रहती थी। इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट। अब ये जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट था, यहाँ पर थे फॉरेस्ट, जहाँ पर लोग वो रहते थे जो जंगलों से अपना जीवन यापन करते थे, मतलब उसी से प्रोड्यूस कलेक्ट करते थे या फिर जानवरों का शिकार करके अपना जीवन जीते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब ये जो अलग अलग एम्पायर है, जैसे कि यहाँ पर है गुजरात आता है, ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश आता है, इधर यूपी आता है, तो राजस्थान है, फिर यहाँ पर महाराष्ट्र है, तो आज भी भाषा अलग है और पहले भी वो जो वहाँ की भाषाएं थी, यानी कि लोकल जो लैंग्वेज है, आम लोगों की बोलचाल की भाषा, वो हमेशा से हर जगह की अलग रहती आई है। तो इतने सारे जगह पर लोग अलग भाषा बोलते हैं, फिर अलग तरीके से खाना खाते हैं, उनका पहनावा भी अलग हुआ। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हर इंडिया ऐसा सब कॉन्टिनेंट है जहाँ पर हर एक जगह का जो तापमान है और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अलग है। ठीक है, कहीं पर जंगल है, कहीं पर ठंड है, कहीं पर रेगिस्तान है, तो उसी हिसाब से वहाँ की भाषा, खाना पीना, वहाँ का रहना, वहाँ की कल्चरल बिलीफ्स, मतलब कल्चरल नहीं सॉरी, मतलब ट्रेडिशंस वगैरह वो अलग होंगे। कल्चर तो पूरे सब कॉन्टिनेंट का एक ही था। सो दे प्रोबेबली ate different kinds of food, wore different kinds of clothes, तो how empires different from kingdom। अब हम बात करते हैं कि जो अशोका का हमने पहला क्वेश्चन देखा था ना, कि अशोका एम्पायर क्यों है और उसका जो राज्य है उसको एम्पेरर क्यों है, और उसका जो राज्य है उसको एम्पायर क्यों कहते हैं। अब एम्पायर पे और किंगडम में डिफरेंस क्या है। किंगडम होता है मतलब एक ऐसी छोटा राज्य, मतलब एक ऐसा राजा जो छोटी जगह पर राज्य करता है, जहाँ पर लोग एक ही तरीके से रह रहे हैं, एक ही तरह का खाना खाते, एक ही तरह की बोलचाल करते हैं। और फिर एम्पायर यानी कि साम्राज्य क्या हो जाता है, मतलब वो राजा ऐसे लोगों को मैनेज कर रहा है, ऐसी भूमि को मैनेज कर रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह पर वो फैला होता है, और वहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग तरीके से रहने वाले, अलग खान पान करने वाले। तो ऐसी जगह को अगर कोई राजा कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं एम्पायर। अब एम्पायर क्या होता है, एम्पेरर को किंग जो होता है वो किंगडम में होता है, और एम्पेरर होता है वो एम्पायर में होता है। तो एम्पेरर को किंग की बदौलत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए हैं। ज्यादा रिसोर्सेज क्यों? क्योंकि एम्पायर की ही जिम्मेदारी होती है, राजा की जिम्मेदारी होती है कि वो जिन लोगों पर राज कर रहा है उनकी सुरक्षा करे। तो उनके लिए ही वो लड़ता है, उनके लिए ही आर्मी बनती है, उनके लिए ही टैक्स कलेक्ट करता है, उन्हीं के लिए ही चीजों को मैनेज करता है सब कुछ। तो उसके लिए उसको रिसोर्स ज्यादा चाहिए, क्योंकि एम्पेरर का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है, बहुत वास्ट है, और उसको इसके लिए आर्मीज भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि लोग, पता है कि जब कोई राज्य कमजोर होता है तो दूसरा देश या दूसरी जगह उस पर अटैक कर ही देती है उसको अपने राज्य में मिलाने के लिए। तो इसके लिए सब सोचो फिर उसको कितना ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती होगी, मतलब ऑफिशियल्स की, आर्मीज की, कितना ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना है, कितनी सारी जगह को मैनेज करना है, वो भी विदाउट करप्शन। ओके, सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस रूलिंग द एम्पायर। अब ये एम्पायर को फिर मैनेज कैसे कर रहे हैं, इतना बड़ा एम्पायर है, मतलब कभी भी कोलैप्स हो सकता है, कोई भी कहीं से आक्रमण भी कर सकता है, या फिर वहां पर करप्शन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये अच्छे राजा साबित ही इसलिए होते हैं, राजा मतलब इनको ग्रेट इसीलिए बोला गया था कि इन्होंने इतने बड़े एम्पायर को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया था। वो कैसे किया? एज एम्पायर वॉज सो लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूलिंग
रूल डिफरेंटली, अलग अलग जगह पर अलग तरीके से ही रूल किया जाएगा। यानी कि सपोज एक चरावाहा है और उसके पास अलग अलग जानवर है, तो वो सबको एक तरीके से तो नहीं हाँक सकता ना। हर एक जानवर अलग तरीके से बिहेव करता है। वैसे ही एक राजा है तो उसके पास जितनी भी प्रजा है वो अलग तरीके से ही रहती है, अलग तरीके के विचार होते हैं उनके, अलग तरीके की सोच होती है, सब कुछ अलग है। तो द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। अब पाटलिपुत्र के आसपास को जो एरिया है वो तो राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में है, और वहां पर भी उसने ऑफिशियल्स नियुक्त किए हुए हैं कि वो कलेक्ट करे टैक्स वगैरह, और सबसे मतलब फार्मर से हार्डर, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर, और जो आसपास के गाँव में टाउन में रहते हैं उन सब से टैक्स कलेक्ट करना और वहाँ की डेवलपमेंट पर ध्यान देना, ये ऑफिशियल्स के थ्रू कर रहा है राजा वहां से डायरेक्ट। और जो बाकी जगह है ऑफिशियल्स, अब ऑफिशियल्स इतने क्योंकि जगह इतनी ज्यादा है तो वो सब किस्सों को राजा अपने आप नहीं सुलझा सकता है। मतलब सपोज किसी ने आपस में किन्हीं का क्लैश हो रहा है तो जाएगा राजा के पास अपना सुलझाने के लिए मैटर को, तो वो ऑफिशियल्स के थ्रू कर रहा है राजा। वो हर एक को अटेंड नहीं कर पाएगा इतने बड़े साम्राज्य में, तो इसीलिए ऑफिशियल्स को उसने पावर दी हुई है क्या, कि वो पनिश करे उन लोगों को जो राजा के ऑर्डर्स नहीं मानते हैं। जैसे कि राजा ने ऑर्डर दिया हुआ है कि मेरे राज्य में कोई चोरी नहीं होनी चाहिए, तो जो चोरी करेगा उसको पनिश कौन कर रहा है, ऑफिशियल कर रहा है। मैनी ऑफ दिस ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, और इसके बदले में इन ऑफिशियल्स को सैलरी मिलती है। एंड तो कहाँ पर थे हम, हाँ, तो मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। अब ऑफिशियल्स के हाथ में पावर दी है तो ऑफिशियल्स करप्शन भी कर सकते हैं या फिर फेवरिज्म भी कर सकते हैं किसी का। तो इन ऑफिशियल्स पर को क्या बोला हुआ है कि आपको हर एक दिन की, हर एक महीने की, हर एक हफ्ते की, यानी कि रेगुलर जो बातें हैं वो राजा को बतानी है, और वहां से मतलब इंफॉर्मेशन है वो राजा तक पहुंचनी चाहिए। वो किसके थ्रू पहुंच रही है, मैसेंजर, मतलब क्या प्रॉब्लम आई थी और क्या उन्होंने उसका सुलझाया, उसको ये ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करना होता है राजा को, किसके थ्रू, मैसेंजर्स के थ्रू। फिर अब ये मैसेंजर ऑफिशियल झूठ भी बुलवा सकते हैं, तो इसीलिए उन पर नजर रखने के लिए स्पाइज यानी कि गुप्तचर रखे हुए हैं, केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स के वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं घूस तो नहीं ले रहे हैं, कहीं करप्शन तो नहीं फैल रहा है। ये सब किसके थ्रू राजा नजर रखवा रहा है, ये स्पाइस के थ्रू। मतलब राजा ने ऑफिशियल्स नियुक्त कर दिए हैं, अब तुम देखो अपने आप से ये नहीं हो रहा है। राजा अब भी जो उसने मैनेजमेंट बनाया है वो ठीक चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी राजा की ही है। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल, इन सभी को सुपरवाइज करना, मैसेंजर को, ऑफिशियल को, स्पाइस को, इन सभी को ये राजा का ही काम है, विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली। अब इतने सारे हैं ऑफिशियल्स भी, तो कितने सारे, इतना बड़ा साम्राज्य है, मैसेंजर्स भी हैं, स्पाइस भी बहुत सारे हैं, तो इन सब को वो किसके थ्रू कर रहे हैं, उन्होंने राजा को, एक अच्छा राजा होता है उसको लॉयल इंसानों की परख होती है। तो ऐसे लॉयल इंसान कौन, रॉयल फैमिली में जो रॉयल लॉयल इंसान है, और उनके जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स जो सीनियर है वो भी बनते ही वही हैं जो राजा के प्रति पूरे ईमानदार होते हैं, पूरे तरीके से, हर एक तरीके से। तो उनके थ्रू इन सभी को वो मैनेज भी करता है। So these were other areas, there were other areas or provinces. Each of these was ruled from a provincial capital such as तक्षशिला और उज्जैन। अब पाटलिपुत्र की बात रही तो वो इस तरीके से करता है, और बाकी जगह कैसे करता है, वहां पर उनके जो राजकुमार है यानी कि उनके जो बेटे हैं राजा के, रॉयल प्रिंसेस हैं, उनको एज ए गवर्नर वहां की राजधानी को मैनेज करने के लिए वहां भेजा होता है। तो राजा हमेशा जब उसके पास साम्राज्य बड़ा होता है तो अपने बेटों को बाकी की जगह पर एज ए गवर्नर नियुक्त करता है। जैसे कि अशोका खुद भी गवर्नर थे अवंती में, मतलब साउथ इंडिया में थोड़ा, तो वहां पर उनको एज ए गवर्नर भेजा हुआ था, उज्जैन और अवंती साउथ की तरफ, ठीक है। बाद में वो राजा बन गए थे। तो लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड, और जो भी जगह है, इन अलग अलग जगह है तक्षशिला उज्जैन, तो वहाँ के लोकल कस्टम्स तो अलग होंगे, इसीलिए
प्रिंसेस का, रॉयल प्रिंसेस और राजा का, उनका ये कर्तव्य होता था कि वहाँ के लोकल कस्टम्स भी फॉलो किए जाएं, प्लस लोग जो राज्य के रूल्स हैं उनको भी ना तोड़े। ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। आज की सिचुएशंस में आप अगर इसको कंपेयर करें तो समझ जाएंगे, है ना। बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स। अब इन जो सेंटर है, पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है, उज्जैन है, अवंती है, इन सब का जो बीच का एरिया है वो भी तो बहुत बड़ा है ना। मतलब ये तो छोट सिटीज़ हैं छोटी, कुछ मतलब बड़ी जो भी सिटीज़ हैं, इनके बीच का जो एरिया है, कहीं पर जंगल है, कहीं पर सिर्फ खुले मतलब दूर दूर तक गांव है। गांव तो बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच में बहुत बड़े एरियाज है। तो उनको कैसे कनेक्ट किया जाएगा वहां पर पहुंचने के लिए? वहां पर मतलब वहां से टैक्स भी कलेक्ट करना है और वहां पर डेवलपमेंट भी पहुंचानी, सेवाएं भी देनी है अपनी। तो उनको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? रोड्स के थ्रू। मतलब जहाँ पर रिवर्स से जो कनेक्ट हो रहे हैं, जो सिटीज और टाउन्स, उनको रिवर के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, और जहाँ पर नहीं है रिवर्स वहाँ रोड के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली आने जाने के लिए तो ट्रांसपोर्ट चाहिए, या तो रिवर से या फिर रोड से। तो ये वहाँ की उन जगहों को कंट्रोल करने के लिए भी काम आते थे, मतलब वहाँ से कलेक्ट करने के लिए टैक्स वगैरह, और प्लस ट्रांसपोर्ट के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र टेल अस दैट नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। अब वहाँ पर जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज, वो कलेक्ट करने के लिए भी होते थे, काम आते थे। जैसे कि अर्थशास्त्र में लिखा है कि जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो रीजन है, तक्षशिला इधर का, वहाँ पर ब्लैंकेट्स के लिए वो मशहूर है। वहाँ पर बहुत ही अच्छे ब्लैंकेट्स बनते हैं, मतलब वहीं बनते हैं। इट्स लाइक फिर साउथ इंडिया है, वहाँ से गोल्ड के रिसोर्सेज मिलते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया गया था। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। अब हो सकता है कि ये चीज़ें टैक्स के रूप में भी कलेक्ट की गई हों, या फिर ट्रिब्यूट के रूप में भी राजा को मिली हो। ट्रिब्यूट होता है मतलब एक गिफ्ट होता है। जैसे टैक्स होते हैं रेगुलर बेसिस पर कलेक्ट किए जाते हैं, मतलब सालाना या फिर महीना दर महीना टैक्स कलेक्ट होता है। ट्रिब्यूट ऐसा नहीं होता है फिक्स कि आपको हर साल ये देना ही पड़ेगा, या फिर यही चीज़ आपको देनी पड़ेगी, ये फिक्स नहीं होता है ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट कलेक्ट होता है when it was possible from people, मतलब जब लोगों के लिए संभव हो वो आप राजा को प्रोवाइड करवाना, तब देते थे। या तो मतलब अपनी मर्जी से देते थे, या तो राजा उनको लेता था उनसे, मतलब उनके बदले में या तो उनको टैक्स के थ्रू कलेक्ट करेगा कि अब की बार मुझे टैक्स में ये चीज़ें चाहिए, और या फिर उनके लिए उनको पेमेंट करेगा अगर वो नहीं दे सकते हैं टैक्स के रूप में। या फिर लोग किसी ओकेजन पर जब राजा को उपहार देते हैं, मतलब कोई बहुत बड़ा रॉयल ओकेजन हो रहा है, त्योहार वगैरह ऐसे, तो राजा को गिफ्ट देते थे। तो गिफ्ट स्वरूप अपनी लोकल जो चीज़ें जो वहाँ की फेमस है ये देते थे। तो ऐसे होता है ट्राइब्यूट, ठीक है। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स। अब जैसे हमने देखा था सेंट्रल जो पार्ट है, सेंट्रल इंडिया है, वहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ के लोग तो अलग तरीके से रहेंगे, वो उतने ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड भी नहीं होंगे और स्टेबल भी नहीं होंगे। मतलब जो चीज़ें उनको जंगल से जितनी मिल रही हैं उसी के अनुसार ही वो अपना जीवन यापन करते थे। तो इसीलिए उनसे टैक्स भी उतना ही कलेक्ट किया जाता था जितना उनके लिए संभव होता था, और जो उनके पास है। और वो क्या हो सकता था? प्रोवाइड एलिफेंट्स, या तो एलिफेंट्स दे सकते थे, टेम्बर दे सकते थे, मतलब लकड़ी, हनी, वैक्स, जो चीज़ें जंगल में मिलती हैं वो एज अ टैक्स राजा को, ऑफिशियल्स को दे सकते थे। तो एम्परर एंड कैपिटल सिटी। अब जो राजा है और कैपिटल सिटी है उसके बारे में काफ़ी चीज़ें मिली हैं रिसोर्स से। तो सोर्स क्या है? जैसे आप लोगों ने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा ना। जब चंद्रगुप्त मौर्य, जो अशोक का दादा था जिन्होंने मौर्यन एम्पायर की स्थापना की थी, उसके समय पे अलेक्जेंडर ने इंडिया पर की तरफ आया था आक्रमण करने के लिए, लेकिन वहां से उसे लौटना पड़ा, वापस चला गया। तो के बाद, उसकी डेथ के बाद में आगे ग्रीक में उसकी जगह पर सेल्यूकस निकेटर राजा था। उसका आई गेस गवर्नर या मंत्री था सेल्यूकस निकेटर। तो ग्रीक रूलर था वेस्ट एशिया में सेल्यूकस निकेटर। उसने अपना एक एम्बेसडर भेजा था, उसका नाम था मेगिस्थनीज। कहाँ भेजा था? चंद्रगुप्त के कोर्ट में। ठीक है। तो एम्बेसडर्स होते हैं, एम्बेसडर मतलब ऐसे होते हैं कि
एक राजा दूसरे राज्य में भेजता है और वो वहाँ के बारे में वहाँ से कुछ सीख कर आता है, वहाँ के अकाउंट्स लिखता है, वहाँ से चीजें देखता है, समझता है। मतलब एक तरीके से होता है कि वो वहाँ का गेस्ट होता है। ऐसे तो मतलब साम्राज्य का एक तरीके से तो वो गेस्ट होता है, पर वो आता है इस तरीके से कि वहां से वो सीख सके कुछ। तो उन्होंने मेगास्थनीज ने अपना बहुत सारा जो वहां पर देखा था वो लिखा था। ठीक है। तो उसने मौर्यन एम्पायर और एम्परर के बारे में और वहां के कोर्ट के बारे में क्या देखा था। द ओकेजन्स ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल पोजीशंस। तो कभी कभी जो राजा था वो खुद जनता के बीच में जाते थे ये देखने के लिए कि मतलब डायरेक्ट ये चीजें देखने के लिए कि उनकी जो जनता है वो कैसे रह रही है, क्या सब कुछ ठीक है। तो मतलब जैसे होता है ना कि एक प्रिंसिपल स्कूल में आता है सुपरविजन के लिए, क्या सब सही चल रहा है ठीक से, ऐसे एम्पेयर जाता था पब्लिक में। तो लोग उस चीज को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे कि हमारी राजा हमारे बीच में है। ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पालकी। तो जो सोने की पालकी है उसमें बैठकर राजा जाता था अपने राज्य में सैर करने घूमने। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। उसके जो गार्ड्स थे वो एलिफेंट्स पर बैठे होते थे, उसके साथ साथ चल रहे होते थे। और जो एलिफेंट्स थे उनकी गद्दियां और जो उनके गहने हैं वो गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेटेड होते थे वो एलिफेंट्स। देखो सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था भारत को, इतना पैसा और इतना अमीर था सच में यहाँ पर। ये अभी के दिमाग में ये मत समझना कि ये चीजें सिर्फ राजा के पास होती थी। राजा से ज्यादा अमीर मर्चेंट्स और वहाँ की जनता होती थी, क्योंकि उनको वो प्रोवाइड ही, अगर राजा को वो चीजें प्रोवाइड हो रही हैं एज अ टैक्स, वो कहाँ से हो रही है, वो जनता से हो रही है। और जैसे उस समय पर टैक्स एक इस तरीके से कलेक्ट होता था जिससे लोगों को फर्क ही ना पड़े, पता ही ना चले कि उन्होंने टैक्स पेमेंट किया भी है, मतलब उतना ही होता था। इट वॉज लाइक 1/6 पार्ट जो अफोर्ड कर सकते हैं, 1/8 पार्ट जो कम दे सकते थे। ठीक है, कहाँ पहुंच जाती मैं। सो ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पालकी, हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लिव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन्ड पैरट्स। तो ये डेकोरेशन के लिए आसपास की कि मतलब एक बड़े से गमले में और उनमें मतलब जगह पर ट्रीज भी हैं, छोटे छोटे ट्रीज वो उसके साथ कैरी कर रहे हैं लोग। उन पर बर्ड्स और अच्छे अच्छे पैरट्स जो बोल सकते हैं उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं। सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन्स। ये चंद्रगुप्त मौर्य की और मौर्यन एम्पायर के राजाओं की खास बात थी कि यहाँ पर जो औरतें थी वो बॉडीगार्ड्स भी होती थी और आर्मी में भी होती थी, मतलब एज अ सोल्जर भी काम करती थी और एज अ बॉडीगार्ड भी होती थी औरतें। ही इज अफ्रेड दैट समवन, ये इनको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगी थी कि यहाँ की जो औरतें हैं वो कितनी ज़्यादा इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि काम फिक्स है। ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। ही हैज स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स। क्योंकि चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो नंद वंश के बाद राजा बना था, तो नंद वंश को खत्म करके राजा बना था, इसलिए नंद वंश के कुछ सपोर्टर्स बहुत सारे ऐसे थे जो चाहते थे कि बदला लेना, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत सारे दुश्मन, कुछ दुश्मन भी थे ऐसे। इसलिए चाणक्य ने व्यवस्था करवाई थी, उनका जो मंत्री था, कि वो जो है हमेशा सेफ रहे, इसके लिए उन्होंने स्पेशल सर्वेंट्स रखे हुए थे। मतलब बॉडीगार्ड्स भी इसीलिए थे कि उन पर कभी कोई अटैक ना हो, और प्लस उनके लिए सर्वेंट्स थे कि जो पहले खाना टेस्ट करें कि मतलब कोई खाने में जहर ही ना डलवा दे। इसीलिए खाना खाने से पहले उनके सर्वेंट्स से वो पहले टेस्ट करवाया जाता था। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स। मतलब हर दिन उनका जो सोने का कक्ष था वो भी अलग होता था कि उन पर अटैक, किसी को ये ना पता हो कि सोते समय अटैक हो जाए, इसके लिए उनका कक्ष हमेशा बदलता रहता था डेली। एंड अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना ही रोट। और आज जो उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र यानी कि आज का मॉडर्न पटना, उनके बारे में वो लिखते हैं, देर इज दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। बहुत बड़ी और बहुत सुंदर शहर है। इट इज सराउंडेड बाय मैसिव वॉल। उसको चारों तरफ से
किले की दीवारों से घेरा गया है, जिसके शहर के अंदर एंटर करने के लिए 64 गेट्स हैं और शहर से बाहर नजर रखने के लिए 570 टावर्स हैं, मतलब लाइक वॉच टावर्स, जहाँ से बाहर की तरफ नजर रखी जा सके। और एंटर और एग्जिट के लिए गेट्स हैं 64 सिटी के, तो मतलब 64 गेट है, तो सोचो मतलब शहर भी बहुत बड़ा होगा ना। द हाउसेज ऑफ 2 and 3 stories, जो घर थे वो 2 या 3 मंजिला थे, एंड बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक, और मड ब्रिक या लकड़ी के बने होते थे। अब लकड़ी के इसलिए बनते थे, मतलब ये सोच सकते हो कि पक्की ईंटों के क्यों नहीं बने, तो जो चीज वहां पर ज्यादा अवेलेबल थी, वहां पर ना जंगल थे, इसलिए उनको टिम्बर और लकड़ी ज्यादा अवेलेबल थी। और घर जो होते हैं ना, वो लकड़ी के ज्यादा होते हैं, ठंडे होते हैं, और वो जगह है वो गर्म है, इसीलिए वहां के घर बिल्ट ऑफ वुड, लकड़ी के बने थे। द किंग और मड ब्रिक, द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड, जो किंग का पैलेस था वो भी लकड़ी का बना था, एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग्स, और बड़े बड़े पत्थरों से या उनसे उन पर कार्विंग्स करके सजाया भी गया था। इट इज सराउंडेड विद गार्डन्स एंड इंक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, और मतलब बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े गार्डन्स भी होते थे जहाँ पर पक्षियों को भी रखा जाता था, मतलब पाल के अच्छे से। तो मतलब अगर मैं इमेजिन करूं, मुझे काश ये सोचकर होता है मन की, काश मैं समय में पीछे जाकर उतना चीजों को देख पाऊं, सुंदर चीजें। So why do you think the king had special servants to taste the food he ate, and in what ways was Patliputra different from Mohenjo-daro? मोहनजोदाड़ो और पाटलिपुत्र में हमने डिफरेंस, आप खुद सोचिए कि हमने क्या डिफरेंस देखा है। अशोका, a unique ruler. The most famous Mauryan ruler was Ashoka. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. इतिहास का पहला ऐसा राजा जिसने लोगों के बीच में अपने संदेश पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल किया, और वो इंस्क्रिप्शंस होती थी प्राकृत भाषा में। प्राकृत यानी कि उस जगह की लोकल लैंग्वेज, ठीक है, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, स्क्रिप्ट होती थी ब्राह्मी। Ashoka war in Kalinga. Kalinga is the ancient name of coastal Orissa. अब अशोका, जो इसका चैप्टर का नाम है कि अशोका हु गेव अप वॉर, जिन्होंने युद्ध पर प्रतिबंध, एक तरीके से अपने ऊपर ही प्रतिबंध लगा लिया था कि मैं अब के बाद से युद्ध नहीं लड़ूंगा। कलिंग इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा, कब से हुआ था? कलिंग की विजय के बाद से। जो कोस्टल ओडिशा है, मतलब ईस्टर्न पार्ट में है उड़ीसा, आप लोगों को मैप में नहीं पता हो तो उस समय पर उसका नाम था कलिंग। अशोक ने देखा था कि उनका जो पूरा साम्राज्य है उसमें बीच में एक जगह बाकी रह जाती है कलिंग की, उसको भी जीतना बाकी है, तो एक तरीके से जिससे कंप्लीट सा हो जाएगा, ठीक है। तो साउथ इंडिया के साथ तो उनके जो थोड़ा सा पार्ट था वहां पर उनके रिलेशन अच्छे थे, इसीलिए वहां पर युद्ध नहीं किया था, पहले कलिंग पर किया था। और उसको जीतने के बाद अशोका ने डिसाइड किया था कि उन्होंने इतना जो खून और इतनी हत्या और इतना ब्लड वायलेंस जो देखा ना, उसके बाद वो इतने डर गए कि इतनी सी भूमि को जीतने के लिए मैंने इतने लोगों को कत्ल हुआ, मेरी तरफ से और उनकी तरफ से कितने लोग मारे गए। तो उसके बाद से उनके दिमाग में ये आ गया कि अब से मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, भूमि जीतने के लिए युद्ध नहीं लड़ूंगा। हाँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने अपने राज्य पर ध्यान नहीं दिया, सिक्योरिटी पर। दूसरों को जीतना मतलब दूसरी भूमि को जीतने के लिए लोगों की हत्या करना, उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि दूसरी भूमि को, लोगों को जीतने के लिए हम उनको मारे, ठीक है, ये हमारी संस्कृति रही है। पर ये उन्होंने कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम पर जो आक्रमण करे उसको हम जवाब देने के लिए सक्षम ना रहें। अपनी आर्मी को ट्रेन रखना है, अपनी आर्मी को स्टैंड बाय रखना है, हमेशा हमेशा प्रॉपर तरीके से उनको ट्रेन इस तरीके से हो कि कल की कल अगर युद्ध हो जाए तो आर्मी युद्ध करना ना भूल जाए। ये ट्रेनिंग जरूर चलती है साथ में, ठीक है। युद्ध को छोड़ा है, दूसरों को जीतने के लिए छोड़ा है युद्ध। खुद पर आक्रमण कोई करे और हम बैठे रहें कि हमको तो अहिंसा नहीं करनी है, ये नहीं है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अशोका अहिंसा एंड गांधी अहिंसा, ओके। ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हु गिव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर।
अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर। फिर उन्होंने कलिंग को जीतने के बाद कलिंग में वहां पर जो इंस्क्रिप्शन बनवाया था उस पर ये चीजें लिखवाई थी पत्थर पर। ठीक है, वो क्या है, उन्होंने लिखा 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्क्वर्ड कलिंगा, मतलब 8 साल मुझे हो गए राजा बने और उसके बाद मैंने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को जीत लिया। अबाउट 1.5 लाख पीपल, लगभग 1.5 लाख लोग पकड़े गए युद्धबंदी के रूप में और उनको स्लेव्स की तरह रखा गया। एंड मोर देन 1 लाख ऑफ पीपल वर किल्ड, और लगभग उतने ही लोग 1.5 लाख लोग लगभग मारे भी गए। This filled me with sorrow. Why? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoner. Brahmins and monks also die. जब भी कोई भूमि जो ऐसी भूमि है जो हमेशा इंडिपेंडेंट रही है उसको जीतने के लिए हम प्रयास करते हैं युद्ध के थ्रू, तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे ही लोग बंदी बना लिए जाते हैं, जिसमें कि ब्राह्मण और मोंक्स भी होते हैं जो मर जाते हैं, जिनके तो कोई दोष ही नहीं होता है, यानी कि वो तो ब्राह्मण और सन्यासी हैं। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई और लूज देयर लव्ड वंस। वो लोग जो अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत ही अच्छे इंसान रहे हैं, जो हमेशा अपने स्लेव्स को भी बहुत अच्छे से रखते थे, अपने सर्वेंट्स को भी अच्छे से रखते थे, यानी कि जो अच्छे लोग थे, जो समाज में अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है ना, नहीं तो समाज विकृत होता चला जाएगा। तो ऐसे अच्छे लोग भी मर गए जो समाज को अच्छी दिशा दे सकते थे और जो अपने ही लोगों के बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। दैट इज़ वाई आई एम सैड, इसीलिए मैं दुखी हूँ। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्म, और इसलिए अब से मैं धम्म का पालन करूँगा। एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट वेल, और लोगों को भी सिखाऊंगा कि वो युद्ध को, वायलेंस को छोड़कर धम्म का पालन करें। I believe that winning people over through Dhamma is much better than conquering them through force. मुझे लगता है कि लोगों को धम्म के थ्रू जीतना चाहिए, ना कि जबरदस्ती उनको अपना बिलीफ उनको मनवाना चाहिए, मतलब अपने में शामिल करने के लिए उनको मारने की जरूरत नहीं है। अपने बिलीफ को मनवाने के लिए उनका दिल जीतना है, तो वो आपके धम्म को मानेंगे। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, और मैं ये फ्यूचर के लिए भी इस मैसेज को पत्थरों पर खुदवा रहा हूँ, सो दैट माई सन एंड ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर, ताकि मेरी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी युद्ध को इस दृष्टि से ना देखें। ठीक है, मतलब युद्ध को छोड़ना इसलिए है कि तुमको लोगों को जीतना नहीं है, हत्याएं नहीं करनी है। हाँ, लेकिन युद्ध को इसके लिए रखना है कि तुम अपनी और अपने लोगों की सुरक्षा कर सको, इसके लिए युद्ध करना है, ना कि दूसरों को जीतने के लिए और दूसरों की भूमि को जीतने के लिए। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड दम, बल्कि इसके बजाय उनको ये संदेश फैलाना है, धम्म का संदेश फैलाना है कि वायलेंस दूसरों को जीतने के लिए, दूसरों पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए वायलेंस को नहीं करना चाहिए है। ठीक है, धम्म इज द प्राकृत। अब ये धम्म जो कह रहे हैं कि भाई वॉर को छोड़ो, युद्ध लड़ाई को छोड़ो और धम्म का पालन करो, तो ये धम्म क्या है, धम्म प्राकृत वर्ड है, यानी कि आम भाषा में धर्म को ही धम्म कहा जाता है। संस्कृत में जो टर्म है धर्म, धर्म का पालन करो, तो वो यही है, धम्म का पालन करो, प्राकृत वर्ड है संस्कृत के लिए धम्म। ठीक है, प्राकृत यानी कि आम बोलचाल की भाषा में, लोकल लैंग्वेजेस में धम्म कहते हैं। ओके, व्हाट वाज अशोकाज धम्म। अब अशोका का जो धम्म है उसका मतलब क्या है, वही फिलोसफिकल चीज है, मतलब इसमें ना, इसमें वो वर्शिपिंग और वो नहीं आइडल वर्शिप है या फिर किसी भगवान की पूजा करना है और उसका वो करना है, उसमें ये नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी है। जो हम संस्कृत में धर्म पढ़ते हैं वो है वास्ट कंसेप्ट है, वो सब कुछ इन्वॉल्व कर लेता है अपने अंदर। मतलब धर्म का पालन करना मतलब आपको भगवान की पूजा करनी है, आपको प्राणियों की के साथ भी सद्भाव रखना है, आपको सबको बराबर समझना है, इसमें सब कुछ आ जाता है। लेकिन अशोका ने जो धर्म अपने इंस्क्रिप्शंस पर खुदवाया था उसमें सिर्फ और सिर्फ फिलोसफिकल चीजें ही आती हैं। ठीक है, क्या आता है, डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्रीफाइस, मतलब आपको कर्म कांड या यज्ञ हवन करने हैं या भगवान की पूजा करनी है, ये वाला इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये नहीं कहते कि ये नहीं करना चाहिए, बस इसमें ये चीजें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स, ही वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा।
ये बुद्ध की टीचिंग से इंस्पायर थे। बुद्ध धर्म में ऐसा होता है कि वो आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज पर ही बिलीव करते हैं, सिर्फ उतना पर ही। ठीक है, तो उससे ये इंस्पायर्ड थे और इसलिए इन्होंने सोचा कि जो मेरी प्रजा है वो मेरे पुत्रों के ही समान है, इसलिए उसको भी अच्छी राह दिखाना मेरा कर्तव्य है। तो ये समझ कर इन्होंने अपनी सारी की सारी टीचिंग्स और अपनी सारी नॉलेज, अपना ज्ञान ये इंस्क्रिप्शंस पर खुदवाया था। ठीक है, अब दूसरा एक जो पिलर था वो है ये मौर्यन एम्पायर में बिहार में है रामपुरवा बुल। उसके ऊपर जैसे शेर की हमने आकृति देखी थी, एक पिलर पर शेर की शेर बनाया हुआ है, ये यहाँ पर बनाया था बुल, एक बुल, हम बुल। ये कहाँ है? रामपुरवा में। लुक एट दिस फाइनली पॉलिश्ड स्टोन, बहुत स्टोन पत्थरों पर ये बने हुए हैं। तो सोचो कि जो शेर है और वो उनकी आकृतियां थी और ये पत्थरों पर बने हुए हैं और ऐसा लगता है कि मतलब जैसे मिट्टी की उससे क्ले से बहुत फाइन बना है। मतलब क्ले से तो हम चीजों को कर भी देते हैं, एक बार गलत हो गया तो वापस उसके ऊपर क्ले चिपका के उसको कर दिया साफ, बट स्टोन पर जो गलती हो जाती तो हो जाती है। तो इसके लिए कितनी ज्यादा फाइन स्किल्स चाहिए पत्थर पर आकृतियों को बनाने के लिए। दिस वॉज पार्ट ऑफ मौर्यन पिलर फाउंड इन रामपुरवा। जो रामपुरवा में पिलर है उसके ऊपर इसकी आकृति बनी हुई है बिहार में। नाउ बिन प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन, और उसके बाद उसको वहां से हटाकर राष्ट्रपति भवन में प्लेस कर दिया गया था। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ स्कल्पचर्स ऑफ द टाइम। अब ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धम्म, और इसके लिए उन्होंने उन्होंने क्या क्या टीचिंग्स दी। देयर वर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स एंड दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। अब कभी कभी होता था कि एक ही राज्य में रहते थे तो लोग अलग अलग करते थे, कहीं पर तो लोग बलि देते हैं जानवरों की, कहीं पर नहीं देते हैं, तो अलग अलग होता था। इसीलिए थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो कुछ लोकल ट्रेडिशंस को जो दूसरों को हार्म करते हैं उनको उन्होंने बिल्कुल बंद करवा दिया था इन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कि किसी भी जानवर का मारा जाना बिल्कुल ही निषेध होगा अब की बात से। एनिमल मतलब बलि जो जानवरों की वो नहीं दी जाएगी। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स इल ट्रीटेड, मतलब अगर कोई इंसान ऐसा मिलता है जो अपने स्लेव्स को या अपने सर्वेंट्स को गलत तरीके से उनके साथ बदतमीजी करता है या कोई व्यवहार करता है तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा। जबकि ये उनकी आपसी बातचीत, आपसी मामला है, लेकिन फिर भी ये फिलोसॉफिकल चीजों को एक तरीके से एक अच्छे संदेश के तरीके से भी था और ये राजा के आदेश के तरीके से भी था, दोनों तरीके। Besides, there were quarrels in families and amongst neighbors. Ashoka felt it was his duty to solve these problems. So he appointed officials. अब ये जो चीजें है ना, मतलब लोग आपस में लड़ाई करते हैं, कोई किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो ये तो लोगों की आपसी मामले हैं, इन पर तो किसी को, राजा को कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, इसका इन चीजों से तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अशोका ने दिया और उन्हें कहा कि उनके लिए उन्होंने ऑफिशियल्स नियुक्त किए जिनको बोलते हैं धम्म महामात्ता। ठीक है, उन ऑफिशियल्स को नियुक्त किया किसके लिए? ताकि वो लोगों के बीच में जाए, उनको सही रास्ता दिखाएं, उनको ज्ञान दें और उनकी आपसी कलह को भी शांत करवाएं। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि उसको दंड दिया जाएगा, उसको तो पहले समझाया जाएगा, उसको ज्ञान दिया जाएगा उसके बारे में। ठीक है, बिसाइड्स अशोका गॉट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, और साथ ही मतलब इन ऑफिशियल्स को नियुक्त किया लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए और पिलर्स पर अपनी चीजों को खुदवाया। और ऑफिशियल्स को ये कहा कि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं उनको ये पढ़ के सुनाया भी जाए, उनको बताया जाए कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands. और साथ ही साथ ये उनके एम्पायर की ही बात थी, लेकिन अशोका ने इन चीजों को अपने राज्य के बाहर भी फैलाया। उनको ये था कि हम तो अहिंसा का पालन कर रहे हैं, सपोज हम तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा अच्छा जीवन जीना है, लेकिन बाकी कंट्रीज का क्या है? तो हम जब ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति में, मतलब संस्कृत में हम लोग कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, कि ये पूरी वसुधा, ये पूरा संसार ही हमारा कुटुंब है, हमारी फैमिली है, हम सब एक ही हैं। तो उसका उस चीज को साक्षात्कार अशोका ने किया। उन्होंने सिर्फ इस ज्ञान को, इन चीजों को अपने तक नहीं रखा है, को लगता है कि ये चीजें बाहर भी जानी चाहिए। अशोका ऑल्सो सेंड मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा, मतलब वो उन
लोगों को नियुक्त किया गया, उनको प्रॉपर ट्रेन किया गया, मतलब एज अ साधु, भिक्षु और भिक्षुनीस के तरीके से ट्रेन करके उनको धम्म महामात्रा के तरीके से, मैसेंजर के तरीके से दूसरी विदेश में भी भेजा गया, जिससे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीक, श्रीलंका, चाइना, अब जो बुद्धिज्म है ना वो इतना ज्यादा स्प्रेड ही इसीलिए हुआ था कि उसको इतना स्प्रेड किया गया था। ये ऑलमोस्ट लगभग मतलब बुद्ध, इससे अशोका से पहले भी बुद्ध के जो अनुयायी थे वो भी जाते थे दूर देशों में, लेकिन ये एक ऐसा राजा था जिन्होंने खुद से इन चीजों को बाहर फैलाया था। ठीक है, ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स, साथ ही उन्होंने क्या किया कि जहां पर जो चीज की जरूरत है उन डेवलपमेंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान दिया, रोड बिल्ड किए, कुएं खुदवाए, रेस्ट हाउसेस। हाँ, तो जो यात्री मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको बीच में थकान हो जाती है तो रुकना पड़ता है, उसके लिए रेस्ट हाउसेस बनते थे पहले। ठीक है, जैसे अभी होता है, मान लो हमको दिल्ली से जाना है चेन्नई, तो हम सीधा ट्रेन में हवाई जहाज में बैठे, लेकिन पहले ट्रेन हवाई जहाज नहीं थी कि आपको एकदम से पहुंचा देगी। ट्रेन में हमको बीच में खाना भी मिलता है, तो उनको अपना खाना तो पहले लोगों को अपने साथ लेकर चलना पड़ता था, और बैलगाड़ियों पर यात्राएं होती थी और बहुत दिन लगते थे, इसलिए बीच में उनको रात को रुकने के लिए जगह चाहिए होती, यात्रियों के लिए। तो उनके लिए लोग जो थे वो रेस्ट हाउसेस बनवाते थे, तो ये राजा ने भी रेस्ट हाउसेस बनवाए। Besides, he arranged for medical treatment for both human beings and animals. मेडिकल ट्रीटमेंट लोग कैसे करते हैं? वैद्य के पास जाते हैं। इन्होंने, जैसे होता है ना कि राज्य की तरफ से फ्री सेवाएं जो उपलब्ध कराई जाती है, अशोका ने मेडिकल ट्रीटमेंट्स को अरेंज करवाया, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी। ठीक है, अशोका's मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स, अशोका ने अपने लोगों को जो मैसेज दिए हैं वो क्या क्या है? पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल्स, ये कहते हैं कि लोग ना बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, मतलब जब उनका बेटा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, बच्चा शादी कर रहे हैं, हवन कांड यज्ञ बहुत कुछ करते हैं, और उस समय पर दान दक्षिणा भी करते हैं, मतलब कुछ अच्छा उनके घर पे ओकेजन होता है तो दान दक्षिणा भी करते हैं, लेकिन बाकी समय को भूल जाते हैं कि उनको बाकी समय भी तो अच्छे रहना है, और सिर्फ रिचुअल्स फॉलो करने से तो सब कुछ नहीं होता ना, आपको बनना भी अच्छा पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिचुअल्स फॉलो नहीं करने हैं, आप रिचुअल्स फॉलो कीजिए, लेकिन सिर्फ रिचुअल्स फॉलो करने से ही आपके सारे कर्तव्य पूरे नहीं हो जाते हैं, समाज के लिए आपका कर्तव्य भी है। वो कैसे पूरा करना है? तो वो कहते हैं दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, मतलब आपके जो एम्प्लॉयज हैं, अभी की अगर लैंग्वेज अभी के समय पर कहें, मान लो कोई बॉस है और उसके नीचे उसका एम्प्लॉय है ना, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, जबकि ये आपको दर्शाता है कि आप कैसे इंसान हैं। आप अगर उससे आराम से बात कर लेंगे तो आपका क्या जाएगा, आपका भी अच्छा मूड रहेगा, उसका भी दिन बना रहेगा, क्या दिक्कत है? तो ये याद रखना है कि आपको हमेशा जो आपके नीचे लोग काम करते हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव करना है। रिस्पेक्टिंग वन एल्डर्स, आपसे जो बड़े हैं उनसे अच्छे से बिहेव करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, सभी के सभी प्राणियों को, मतलब इंसान हो चाहे जानवर हो चाहे कीड़ा हो, उन सभी को उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे आप खुद की लाइफ को ट्रीट करते हैं। गिविंग गिफ्ट्स थ्रू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, और जो सन्यासी हैं जो अपना जीवन समाज के लिए सन्यासी बन के त्याग चुके हैं, और ब्राह्मण्स जो मतलब लोगों को शिक्षा देते हैं, उसके बदले में उनको भिक्षा चाहिए होती है, तो इसलिए उनका अरेंजमेंट समाज को करना है। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ऑन रिलीजन एंड और क्रिटिसाइज अनदर्स। अब उस समय पर ना बहुत सारे बिलीव्स क्योंकि पनप रहे थे अलग अलग तरीके के, तो इसीलिए ये था कि आपको अगर दूसरे का रिलीजन या दूसरे का बिलीफ आपको लगता है कि आप को सेटिस्फाइंग नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं, उसको प्रेज तो कर, आप उसको अगर गलत सही नहीं बोल सकते हैं तो गलत भी तो ना नहीं करेंगे ना उसके बारे में कुछ। ईच वन शुड रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन, दूसरे के बिलीव्स को, ट्रेडिशंस को। अब दूसरा आप कहते हैं कि हमें तो मूर्ति पूजा नहीं करना है लेकिन दूसरे को तो करना है, तो क्या करेंगे आप, उसका मजाक सब जगह बनाएंगे? नहीं। दूसरा कहता है कि हमें तो घूंघट रखना है, कोई कहता है हमें तो जीन्स पहनना है, हमारे तो समाज में प्रथा में है हम तो साड़ी ही पहनते हैं। तो हर एक इंसान का रिस्पेक्ट है, जब तक वो दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तब तक उसकी ट्रेडिशन को, उसके बिलीफ्स को हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि हमारा बिलीफ है हमको तो
हत्या करनी है, हम अपने ओकेजन पर मतलब बलि चढ़ानी है, तो बलि चढ़ा रहे हैं तो वो गलत ट्रेडिशन है। क्यों? आपको आपका जो बिलीफ है वो दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन जब तक आपका बिलीफ, आपका रिलीजन, आपका ट्रेडिशन दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है किसी भी चीज को, तब तक वो रिस्पेक्टेबल है और हमें इसीलिए दूसरे की ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। If one praises one's own religion while criticizing another's, one is actually doing greater harm to one's own religion. अगर कोई अपने धर्म की तो बड़ी व्याख्या करता है, अच्छा बोलता है हम तो ऐसे, और दूसरे के बारे में बोलता है कि ये गलत है, तो एक्चुअल में वो दूसरे को गलत नहीं बोल रहा है, वो खुद के रिलीजन को ही गलत बता रहा है कि मेरे रिलीजन में सिखाया जाता है मुझे कि मैं दूसरे के रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करूं, तो वो खुद के संस्कारों को दर्शा रहा होता है। Therefore, one should try to understand the main ideas of another's religion and respect it. इसीलिए दूसरे के रिलीजन को बुरा बोलने से पहले आपको उसके रिलीजन को पहले समझना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब जब तक रिस्पेक्ट करना चाहिए, अगर वो गलत नहीं है, अगर वो गलत है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको बताएं, उसको समझाएं कि आप अगर जानवर की बलि दे रहे हैं तो ये गलत है, मतलब फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रोट, इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, हिज एडिक्ट्स, यानी कि जो अशोका ने इंस्ट्रक्शंस खुदवाई थी अपने, still speak to us in a language we can understand and we can still learn from much from them. वो आज भी संदेश ऐसे हैं जो उस समय पर खुदवाए गए थे, आज से 2300 साल पहले, और आज भी हमें उनसे सीखने को मिलता ही है। तो आपको लगता है कि जो संदेश पहले अशोका ने खुदवाए थे आज भी हम उनसे कुछ सीखते हैं? वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अब जो खुदवाए थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे, ये स्क्रिप्ट। तो अब डिफरेंस समझो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में क्या होता है। मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट। आज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही डेवलप होकर आई है। स्क्रिप्ट क्या होता है? लिखने का तरीका, ठीक है। और लैंग्वेज क्या होती है? भाषा। लैंग्वेज होता है, भाषा होते हैं जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि प्रोड्यूस कर रहे हैं साउंड, दिस इज लैंग्वेज, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो मैं बोल रही हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रोट हिज एडिक्ट्स स्टिल स्पीक, ये लैंग्वेज हो गई इंग्लिश, बट वो लिखी किस में जा रही है? जैसे ये है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा है, ये भी ही है, लैंग्वेज है, लेकिन ये किस में लिखा है? देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है। ये भी ही है, लेकिन ये बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा है। ये भी लिखा है, ये मलयालम में लिखा है। तो साउंड क्या है? लैंग्वेज क्या है? सेम है, साउंड सम है, सेम है, बट स्क्रिप्ट क्या है? ये मलयालम स्क्रिप्ट है और ये तमिल स्क्रिप्ट है, ये सब लिखा है। इसलिए स्क्रिप्ट यानी कि लिखावट, लिखने का तरीका, स्क्रिप्ट करना, ठीक है। और लैंग्वेज यानी कि बोल क्या रही है, हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, ग्रीक बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, बंगाली बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, ये बोलना है, ठीक है। भाषा मतलब जो साउंड सुनाई दे रहा है, ओके। एल्सवेयर, अब दूसरे, हमने पूरा मौर्यन एम्पायर और अशोका के बारे में पढ़ा। एल्सवेयर क्या हो रहा है उस समय पर, यानी कि 2400 साल पहले, 2300-2400 साल पहले। समवट बिफोर द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर, अबाउट 2400 years ago, emperors in China began building the Great Wall. अब इंडिया चाइना की ग्रेट वॉल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, जो चांद से भी दिखाई देती है, ठीक है। चांद पे पहुंच जाओ तब भी वो दिखाई दे रही है, वो दीवार, इतनी लंबी दीवार। वो बनी कब थी, क्यों बनी थी? वो इसी समय पर बननी शुरू हुई थी। मौर्यन एम्पायर जब इंडिया में था उसी समय चाइना में ये दीवार बननी शुरू हुई थी। इट वॉज मेंट, क्यों बनाई थी लोगों ने? तो इट वॉज मेंट टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पेस्टोरल पीपल। अब चाइना के ऊपर है ना वो मंगोलिया है थोड़ा सा। अब मंगोल में जो राजा है, मंगोलियन जो लोग थे वो पेस्टोरल पीपल थे, मतलब ट्राइबल पीपल थे, एक जगह पे स्टेबल रहने वाले लोग नहीं थे, वो मूव करते रहते थे अब पूरे एम्पायर में ऐसे, मतलब पेस्टोरल पीपल थे, ठीक है। घूमते रहते थे, चरागा एक तरीके थे, जानवर पालते थे और
तंबू में रहते थे, मतलब टेंट्स वगैरह में रहते थे। एक जगह पर उन्होंने सीजन में रह लिए तो फिर वहां से मूव कर दिया। पूरे मंगोलिया में ऐसे ही सब मंगोलियन पीपल रहते थे। तो वो लोग ना, जब उनको लगता था कि ऐसा सीजन है और उनको खाने की या किसी चीज की किल्लत पड़ रही मिल रही है, तो अपने आसपास के जो एम्पायर्स हैं, जो भूमि है, जो देश हैं, उन पर वो अटैक कर देते थे। मतलब अटैक यानी कि लूटपाट, मतलब जाके लूट लेंगे और वहां से सामान को, लोगों को मार के लूटपाट करके सब कुछ तहस नहस करके जो उनको मिलेगा ना वो लेकर आ जाते थे। खाने पीने का, ओढ़ने का, पहनने का, यूज करने का, जो भी सामान मिलता था वो ऐसे करते थे। ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल लोग नहीं थे, वो इकोनॉमी खुद डेवलप नहीं करते थे, वो लोगों से छीनते थे। तो मंगोलियन एम्पायर से जब ये लोग, चाइनीज एम्पायर्स जो थे ना इस जगह पर रहते थे, वो परेशान होने लग गए। तो इस अटैक्स को रोकने के लिए इन्होंने ये दीवार बनानी शुरू की। और जहां पर जो राजा था, जहां पर जो एम्पायर था ना, क्योंकि इतनी लंबी ये दीवार है, 6400 किलोमीटर्स लंबी है, तो किसी एक राजा ने नहीं बनवाई है, ये लोगों ने एड ऑन करते गए। मतलब यहाँ पर राजा रह रहा है, उसने ये बनवा दी, यहाँ के राजा ने उससे आगे का पोर्शन करवाया, यहाँ के राजा ने उससे आगे का पोर्शन करवाया, और ये बनती रही है अगले और 2000 सालों तक। ये धीरे धीरे बनती ही चली गई है, ऐसे करके एडिशंस होते गए हैं। बिकॉज फ्रंटियर्स ऑफ एम्पायर कैप्ट शिफ्टिंग, क्योंकि फ्रंटियर्स जो है, मतलब मंगोल और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है वो तो एक ही था, भूमि तो वहां की एक ही है, तो थोड़ा आगे पीछे होते रहते थे, वो ऐसे करके बनती चली गई। द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। पत्थरों से और ईंटों से ये पूरी की पूरी दीवार बनी हुई है। ये बड़े बड़े पत्थर भी साथ में लगाए हुए, देखो इसको, ताकि दीवार को कोई तोड़े ना, पत्थरों से इतना स्ट्रॉन्ग बनाई है ये। विद रोड अलोंग द टॉप, और इसके ऊपर में ये जो है ना, यहाँ पर चलने का रोड भी है, ये साथ में यहाँ से दिखाई दे रहा है इसके ऊपर। और बीच बीच में वॉच टावर्स है, मतलब दीवार के ऊपर चढ़ के ये देख सके कि उस तरफ से वो ट्राइबल्स हैं वो कहाँ है, वो अटैक तो नहीं करने आ रहे हैं, और ऊपर से उन पर वो अटैक करते थे कि वो वापस चले जाए यहाँ से। वॉच टावर्स कहाँ, मतलब हर 100 से 200 मीटर पे एक, जैसे ये वॉच टावर है, इससे आगे फिर ये यहाँ पर दूसरा वॉच टावर, उससे आगे वो है, फिर उससे आगे ये रही है, ऐसे वॉच टावर दिखाई दे रहे हैं सारे। एक यहाँ पर भी कोई होगा जहाँ से खड़े होकर फोटो खींच रहा है। ठीक है, तो ये चाइनीज एम्परर्स ने दीवारें बनाई हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है कि अशोका का जो एटीट्यूड है ये और चाइनीज जो एम्परर्स है इनमें क्या डिफरेंस रहा है। ठीक है, मतलब वो खुद को एक तो सिक्योर नहीं कर सकते थे, इतने सक्षम नहीं थे चाइनीज रूलर्स कि वे दूसरे आक्रमणों को रोक सकें, तो उन्होंने अपने आप को दूसरों से अलग कर लिया दीवार बनाकर। यहाँ पर अशोका ने क्या किया, खुद को तो सिक्योर किया ही, बल्कि और दूसरे राज्यों में, दूसरे देश में भी लोगों को अच्छे संदेश पहुंचाए। ठीक है, यू लिव इन कलिंग, अच्छा छोड़ इसको। अब बिगिनिंग ऑफ मौर्यन एम्पायर 2300 ईयर्स अगो, एग्जैक्ट टाइम 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन शुरू किया था। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें एक मैप दिया हुआ है, दो मैप दिए बल्कि एक नहीं। ठीक है, शोइंग इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स इंक्लूडिंग द सिल्क रूट। उस समय पर ये जो सिल्क रूट थे, मतलब मौर्यन एम्पायर के टाइम पे ये ट्रेड जो था वो रोमन, मतलब यूरोप तक जाता था। एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये तीनों के बीच में ट्रेड होता था। और जो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स थे वो ये थे, यहाँ पर ये है अरेबिया, यहाँ पे है पर्शिया, और इधर से आगे यहाँ पर आ जाता है, इससे आगे इधर आता है इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर ये था रोमन एम्पायर, मतलब यूरोप में और थोड़ा सा इधर इसमें सेंट्रल एशिया में यहाँ पर रोमन एम्पायर था। यहाँ पर आता है ईरान और इराक जो आता है ना, यहाँ पर पर्शियन एम्पायर था। ठीक है, और यहाँ है अरेबिया। यहीं पर आगे जब मुस्लिम धर्म का उदय हुआ तो ये पर्शियन लोग इंडिया आ गए थे, पर्शिया यहाँ से खत्म हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर है कुषाण एम्पायर। कुषाण एम्पायर मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद आया था। ठीक है, दीज रूट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइनीज रूलर्स, दीज रूट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ कुषाण। ये जो ग्रीन वाला है ये कुषाण रूलर्स के कंट्रोल में था। ये ट्रेड रूट्स, मतलब ट्रेड रूट्स जिसके कंट्रोल में है वो रूट, वो राजा वहां से जो लोग आ रहे हैं ना ट्रेडर्स, उनसे टैक्स कलेक्ट करता था, मतलब अपने ट्रेड पे पास होने के लिए उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे राजा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये कुषाण एम्पायर के रूट कंट्रोल में ये ट्रेड रूट है। तो यहाँ से जो ट्रेडिंग हो रही है उसका कंट्रोल इस एम्पायर के पास में, इंडियन एम्पायर।
ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट सी रूट्स, ये जो ग्रे है ये सी रूट है, यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, ये रेड सी है। दीज रूट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द रूलर ऑफ ईरान पर्शिया, ये रेड है तो ये पर्शिया और ईरान इनके कंट्रोल में है। और जो ये पर्पल है ये रोमन एम्पायर के कंट्रोल में, मतलब यहाँ पर सभी तो आगे पीछे से सब अपना बना रहे हैं। और ये है यहाँ पे पर्शियन एम्पायर है, ऑब्वियसली हमने देखा था। और ये आ जाता है इंडिया और इधर आता है चाइना, और ये जो रेड मार्क है ये चाइनीज के लिए है, मतलब सी के और उसके थ्रू भी ट्रेड होता है। ठीक, और ये आता है यहाँ पर चाइनीज, इंडियन, ईरानियन, अरब, ग्रीक, रोमन ट्रेडर्स पार्टिसिपेटेड इन दीज एक्सचेंजेस। तो ये सारा आपस में एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड रूट्स। द पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया वर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ पेपर एंड अदर स्पाइसेस। जो मसाले हैं वो साउथ इंडिया में होते हैं, तो इसीलिए मसूलीपट्टनम और ये यहाँ पर है पौदुका, ये साउथ इंडिया के इम्पोर्टेंट रूट्स हैं। और ये यहाँ पर है भरूच, ये गुजरात में है। ये इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे, मतलब पोर्ट्स थे जहाँ से शिप्स आते थे। फाइंड पौदुका साउथ इंडिया ऑन द मैप, ये यहाँ पर है पौदुका साउथ इंडिया में। ठीक है। दिस वॉज द रोमन नेम फॉर अरिकमेडू, ये अरिकमेडू अभी का है। और पौदुका ये रोमन जो लोग थे यहाँ से ट्रेड करते थे और इसको पौदुका बोलते थे। ठीक है। तो उस समय पर हमारी ट्रेडिंग देखो, मतलब लोग कितना ज़्यादा इन्वॉल्व थे। अब ये आता है कि थोड़ा सा आगे, क्योंकि हम गुप्ता एम्पायर पढ़ने वाले हैं मौर्यन एम्पायर के बाद। लेकिन गुप्ता एम्पायर था वो था 300 BC में, और जो मौर्यन एम्पायर है वो 500 AD 400 AD तब आता है। तो लगभग जो बीच का लगभग 600-700 साल का जो फर्क है, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, मौर्यन एम्पायर 180 BC में ये खत्म हो गया था। ठीक है। जो मौर्यन लास्ट मौर्यन बृहद्रथ एम्परर था, मौर्यन लास्ट मौर्यन रूलर, उसका जो मंत्री था उसने उसको खत्म करके और फिर बाद में शुंग डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। उसका मंत्री था पुष्यमित्र शुंग। और मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी खत्म हो गई थी और शुंग डायनेस्टी शुरू हो गई थी। और फिर जो इतना बड़ा मौर्यन एम्पायर है ना, वो सिकुड़ के वापस मगध तक आ गया था। अब मगध वहां तक आ गया तो बाकी जगह कौन सी डायनेस्टीज रही? उस समय पर इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फिर बहुत सारी डायनेस्टीज बन गई थी। ठीक है। फिर वापस जब 500 AD में और लगभग 400-500 साल बाद जब गुप्ता एम्पायर आया, तो गुप्ता एम्पायर फिर से मौर्यन एम्पायर की तरह ही उतना ज्यादा फैलना शुरू हो गया था। ठीक है। तो उसके बीच में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो बहुत सारी डायनेस्टीज में और बहुत सारे टुकड़ों में बट चुका था, मतलब डिवाइड हो चुका था बहुत सारे डायनेस्टीज में। वो क्या था, उसके बीच में क्या था, तो Mauryan Empire collapsed about 2200 years ago. In its place and elsewhere rose several new kingdoms. In the northwest, अब कहाँ कौन सा किंगडम था, जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो एरिया है, एंड इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, मतलब नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है, कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, ये वाला, ये किंग्स नॉन एज इंडो ग्रीक रूल्ड फॉर अबाउट 100 years। अब इंडो ग्रीक रूलर्स थे, क्योंकि जब मौर्यन एम्पायर था तो ग्रीक्स जो हमने जैसे सेल्यूकस निकेटर देखा ना, ग्रीक रूलर था जिसने अपना एम्बेसडर भेजा था, तो वो ग्रीक रूलर्स ना इंडिया के साथ अपना कल्चर तब तक मिक्स कर चुके थे काफी हद तक। मतलब वो उनकी परवरिश, मतलब वो पैदाइश तो ग्रीक्स थे लेकिन उनकी परवरिश, उनका कल्चर, उनकी बहुत सारी चीजें इंडिया से मिक्स हो चुकी थी, इसलिए उनको इंडो ग्रीक्स। और यहाँ की राजाओं, यहाँ की रानियों से मतलब मैत्री संबंध बनते चले गए, विवाह संबंध, वो इंडो ग्रीक्स हो गए। मतलब इंडो ग्रीक्स यानी कि जब दो कल्चर्स को मिला देते हैं तो वो इंडो ग्रीक रूलर्स हो जाते हैं। तो उन्होंने मौर्यन एम्पायर के बाद इंडो ग्रीक रूलर्स ने इस नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया पर लगभग 100 साल तक, अगले 100 साल तक राज किया था। ठीक है। दे वर फॉलोड बाय अ सेंट्रल एशियन पीपल नोन एज शकाज। उसके बाद वहां पर क्या हुआ, जैसे ग्रीक्स आए थे बाहर से, ऐसे ही सेंट्रल एशिया से शक लोग, यानी जैसे जो पर्शियन वगैरह जो एरिया है ना, वहीं से सेंट्रल, जो ईरान इराक है वो सेंट्रल एशिया है। ठीक है। तो सेंट्रल एशिया से लोग आए शकाज, और वो वापस आकर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में, वेस्टर्न इंडिया में, इसमें यहाँ पर उन्होंने अपने राज्य बनाए। ठीक है। अब ये जो इंडो ग्रीक रूलर आए थे ना, इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के बहुत ज्यादा मात्रा में
मतलब होते थे पहले भी सोने के सिक्के, लेकिन इन्होंने ना ये बहुत ज्यादा सोने के सिक्के बनवाते थे और उनके ऊपर ना अपनी फोटो जरूर लगवाते थे, मतलब अपनी आकृति बनवाते थे ऐसे ही। तो ये अपनी आकृति के सिक्के ये सबसे पहले इंडो ग्रीक रूलर्स ने शुरू किए थे, और सेम ऐसे कुशान रूलर्स ने भी सोने के सिक्के। ठीक है, अब शकाज इंडो ग्रीक्स के बाद वहां पर फिर बाद में सेंट्रल एशिया से भी लोग आ गए इंडिया की तरफ, वो भी यहाँ पर आ गए आक्रमण करके, यहाँ पर जगह जीती और यहाँ के राजा बन गए, हु सेट अप किंगडम इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया। सम ऑफ दीज किंगडम्स लास्टेड फॉर अबाउट 500 ईयर्स, मतलब इनमें से कुछ शक आए, हुण आए, वो तो कई सालों तक नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में वहां पर उन्होंने राज्य किया है, लगभग 500 सालों तक। कब तक? जब तक गुप्ता एम्पायर आ गया, गुप्ता एम्पायर आया, और गुप्ता एम्पायर ने फिर क्या किया, बहुत सारी जगहों को जीतकर अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर दिया था। द शकाज इन टर्न वर फॉलोड बाय कुशानाज अबाउट 2000 ईयर्स अगो। शक जो है, शकों की जगह पर जैसे पहले इंडो ग्रीक्स आए, फिर शक आ गए, फिर वहां पर क्या आ गए, कुशान एम्पायर आ गए। कुशन शकस के बाद वहां पर आ गए कुशन, मतलब शक भी धीरे छोटे पार्ट तक, पहले तो कुशंस ने फिर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का पूरा एरिया ले लिया था, तो थोड़े से वेस्टर्न पार्ट तक शकास सीमित रह गए थे थोड़े से। ठीक है, और आखिर में गुप्ताज ने उनको बिल्कुल ही वहां से खत्म कर दिया था। देखो इसको थोड़ा याद करने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। In north and in parts of central India, a general of Maurya's named पुष्यमित्र शुंग set up kingdom। अब वही मगध का और जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, वहां पर मौर्यन डायनेस्टी, पाटलिपुत्र उनकी जगह थी, सेंटर था। तो मौर्यन डायनेस्टी खत्म किसने की? शुंग ने, पुष्यमित्र उसका जो था मंत्री उसने, तो उसने फिर शुंग डायनेस्टी की वहां पे स्थापना कर दी। और कुछ टाइम बाद तक शुंगा के बाद वहां पर कण्व डायनेस्टी आ गई, कण्व। ठीक है, ये ब्राह्मण थे ये लोग, शुंग और कण्व, एंड बाय रूलर्स फ्रॉम अदर फैमिलीज टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता एम्पायर अबाउट 1700 ईयर्स अगो। और लगभग जब तक 400 एडी तक, 400 एडी तक जब तक आए गुप्ता एम्पायर, तब तक ये शुंग और कण्व वहां पर रूल करते रहे, उसके बाद वहां पर गुप्ता डायनेस्टी आ गई। ठीक है, द शकाज हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया फॉट सेवरल बैटल्स विद सातवाहनास। अब जो शकाज जो वेस्टर्न पार्ट में थोड़े से उसमें रह गए थे, वहां पर उनका युद्ध किससे चलता रहा था? सातवाहना से। सेंट्रल जो इंडिया है और सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया है ना, वहां पर सातवाहना डायनेस्टी आ गई थी। सातवाहना के जो रूलर्स थे वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे, और उनका शकास के साथ बहुत युद्ध चले थे, हु रूल्ड ओवर वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। सातवाहना, सातवाहना किंगडम which was established about 2100 years ago, lasted for about 400 years. Around 1700 years ago, a new ruling family came as Vakatakas became powerful in central and western India. अब ये सेंट्रल और इंडिया में जो सातवाहना थे, इनके बाद यहाँ पर कौन पावरफुल हो गए? यहाँ पर वकाटाकाज आ गए। ठीक है, इन साउथ इंडिया, अब ये जो नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया की बात है, साउथ इंडिया में क्या था? चोला, चीरा और पंड्यास थे। लगभग 2200 से 1800 साल के बीच इन्होंने रूल किया, मतलब कब तक? मौर्यन से, मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन से गुप्ताज के जो इमर्ज है उसके बीच में साउथ इंडिया में कौन थे? चोला, चेरा और पांड्यास, तीनों डायनेस्टीज थी। एंड अबाउट 1500 ईयर्स अगो, जब गुप्ता एम्पायर बहुत ज्यादा फैला, देयर वर टू लार्ज किंगडम्स। तब कौन से रह गए थे? दोज ऑफ पल्लवास एंड चालुक्यास। ये दो लोग भी इमर्ज हुए, पल्लवा और चालुक्य डायनेस्टी साउथ इंडिया में। ठीक है, there were several other kingdoms and kings as well. We know about them from their coins and inscriptions as well as from books. बहुत सारे kingdoms थे, उनके kings और उनके coins और books inscription से पता चलता है। जैसे कि इंडो ग्रीक coin है, ये कुशान के coin है, सब उनमें भी ऐसे ही राजा की, कुशन का एक राजा था हर्ष, ठीक है, उनकी फोटो अपने इन पर बनवाते थे, इमेज। फिर शकास जो है वो भी ऐसे ही अपना ये बनवाते थे सिक्के पे अपने आकृति। और सातवाहन जो थे वो ऐसे एलिफेंट की आकृति अपने सिक्कों पर बनवाते थे। ठीक है, देयर वर अदर changes that were taking place in which ordinary men and women played a major role, these including the spread of agriculture and the growth of new towns, craft production and trade। अब देखो जैसे कि पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज हुई, तो मौर्यन एम्पायर में जो सिटीज थी, मेन सिटीज थी, वो उन्होंने फिक्स कर दी थी, लेकिन जैसे ही वो डिक्लाइन हुआ तो ऑब्वियसली नए एम्पायर स्टेब्लिश हुए, मतलब नए किंगडम स्टेब्लिश हुए, तो उन्होंने अपनी राजधानियां अलग बनाई, तो इसीलिए क्या हुआ? टाउन्स की शिफ्टिंग हो गई। आज
तक्षशिला महत्वपूर्ण है। कल को उस जगह पर किसी ने दूसरी कोई राजधानी बना ली, उसने तक्षशिला नहीं मानी, किसी ने उज्जैन नहीं मानी तो उसने चेंज कर ली। तो किसी ने उस दूसरी जगह पर कोई राज्य बना है तो उसने अपनी राजधानी नहीं बनाई है। तो ऐसे क्राफ्ट्स का, टाउन्स का शिफ्टिंग बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन एग्रीकल्चर और ये जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है ये भी बहुत ज्यादा हुआ था, क्योंकि ट्रेड और इकोनॉमीज ये बहुत ज्यादा फ्लॉरिश कर रही थी। मतलब थोड़ा सा सफर भी हो रहा था, लेकिन आम लोगों के लिए और इनके लिए बहुत ज्यादा भी नहीं था। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड लैंड रूट्स, मतलब ट्रेडर्स ने भी अपने लैंड रूट्स विद इन द सब कॉन्टिनेंट और आउटसाइड ट्रेड्स बहुत ज्यादा फैल रहा था। वेस्टर्न जो पार्ट है, वेस्टर्न एशिया है, सेंट्रल एशिया है, अफ्रीका है, रोमन एम्पायर है, उनके साथ इनके ट्रेडिंग रूट्स बहुत बढ़ रहे हैं। Explored land routes within the subcontinent and outside, sea routes to West Asia, East Africa, Southeast Asia, and also opened up. And many new buildings were built, including the earliest temples and stupas. और इसके बाद मौर्यन एम्पायर के बाद डिक्लाइन हुआ, उसके बाद से ना अर्लीस्ट टेम्पल्स बनने शुरू हुए। और स्तूप, जैसे कि बुद्धिज्म में स्तूप बनने शुरू किए, तो वैसे ही हिंदुइज्म में, मतलब ब्राह्मणिज्म में, ये सब क्या है, टेम्पल्स ने ग्रो करना शुरू कर दिया। तो मंदिरों की शुरुआत तब हुई थी। बुक्स वर रिटन, मतलब इतने सारी चीजें हो रही थी, लोग बाहर से आ रहे थे, एम्बेसडर्स थे, ट्रैवलर्स बहुत ज्यादा हो गए थे, सब ट्रैवलर्स भी अपने अकाउंट्स लिखने लग गए थे। तो इस टाइम की ना सोर्सेज जो हिस्ट्री के हैं वे बहुत ज्यादा हैं। These developments took place simultaneously at the same time. Keep this in mind and you read rest of the book. ठीक है, तो ये जो समय है इसको याद करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बार बार पढ़ने से, बार बार समझने से वो उन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, कौन राजा था, उसने क्या किया था, तो ये याद होता चला जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर था, इसमें इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें से अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा। और अपनी क्वेरीज हैं वो भी इसमें डालते रहिए, अगर आपको कोई नया क्वेश्चन कुछ आता है दिमाग में पूछने के लिए तो। ठीक है, तो अब जाने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट 8 चैप्टर में फिर से। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।